मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 1979 की एक थ्रिलर मूवी दिखाऊंगा जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है एस्केप फ्रॉम एल्काट्रेस। 1960 में फ्रैंक मॉरिस एक बहुत ही स्मार्ट क्रिमिनल था जो पहले से ही कई जेलों से बचकर भाग चुका था। अब उसको एल्काट्रेस आइलैंड पर एक भयंकर सिक्योरिटी वाले जेल में लाया गया। यह बाकी जेलों से काफी अलग है। यहाँ कोई ढंग का काम नहीं है, न्यूज़ जानने की भी इजाजत नहीं है। बाहरी दुनिया की नॉलेज केवल गार्ड्स ही आपको बता सकते हैं। यहाँ हर कैदी अकेला तड़प रहा है। जब कैदियों के पास कोई काम करने का ऑप्शन होता है तो ये उनके लिए एक वरदान की तरह होता है। यहाँ हर सुबह कैदियों की गिनती होती है। अपने पहले नाश्ते के दौरान फ्रैंक लिटमस के साथ दोस्ती करता है। वो एक सनकी आदमी है जो दूसरों से एक्स्ट्रा खाने के लिए पूछना पसंद करता है और एक चूहे को एक सीक्रेट पालतू पेट के रूप में अपने पास रखता है जिसे वह अपने साथ हर जगह ले जाता है। फ्रैंक ये नहीं देखता है कि वुल्फ के नाम से जाना जाने वाला एक बड़ा आदमी उसे देखता रहता है और धमकी भरे इशारे करता रहता है। बाद में उसे वार्डन के पास ले जाया जाता है जो उसे जेल के रूल्स बताता है जो कि फ्रैंक को फॉलो करने चाहिए और उन नामों के बारे में पूछता है जिन्हें वह विजिटर्स के रूप में ऑथोराइज करना चाहता है। लेकिन फ्रैंक की जिंदगी में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका कोई परिवार भी नहीं है। वार्डन उसे एक चेतावनी देकर जाने देता है कि कोई भी एल्काट्रेस से कभी नहीं बचा है और कोई भी कभी नहीं बच पाएगा। हालांकि यह उसके लिए भारी पड़ जाता है क्योंकि जब वार्डन उसे नहीं देख रहा होता है तो फ्रैंक उसका एक नेल क्लिपर चुरा लेता है जिसे बाद में वह बाइबल के अंदर छिपा देता है। जब उसका नहाने का टाइम आता है फ्रैंक वुल्फ से मिलता है जो दावा करता है कि फ्रैंक उसका नया चूजा गुंडा होगा। क्योंकि वुल्फ ना नहीं सुनना चाहता इसलिए फ्रैंक उसे एक दो बार मुक्का मारकर और उसके मुंह में साबुन की पट्टी डालकर जवाब देता है। बाद में फ्रैंक को लाइब्रेरी में मदद करने के लिए भेजा जाता है और वहाँ वे इंग्लिश से मिलता है। वो एक ब्लैक मैन है जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 10 साल पहले उसने सेल्फ डिफेंस करते हुए 2 लोगों को मार डाला, लेकिन क्योंकि वे गोरे थे इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी कहानी को झूठा समझा और उस पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि कैदियों को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है, फ्रैंक की आज की ड्यूटी एक कार्ट को लेकर सेल्स के चारों ओर घूमना है और उन लोगों को मैगजीन्स और किताबें देनी है जो उन्हें पढ़ना चाहते हैं। यार्ड में ब्रेक लेने के दौरान फ्रैंक एक बुजुर्ग कैदी डॉग से मिलता है जो अपना समय पेंटिंग बनाने में बिताता है। वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसके पेंटिंग्स वार्डन के पास भी जाती है। उसके सभी पोर्ट्रेट्स में गुलदाउदी के फूल भी शामिल है। वुल्फ को दुश्मन बना लेने के बाद वह फ्रैंक के लिए भी चिंता जाहिर करता है। बाद में फ्रैंक इंग्लिश के साथ बातचीत करने जाता है जो उसे जेल के एंटी स्केप मेजर्स के बारे में सभी डिटेल्स बताता है। जो आदमी अपनी सेल से भागने में कामयाब रहे, जो पहले से ही एक डिफिकल्ट टास्क है, उन आदमियों को गार्ड द्वारा गोली मार दी गई थी। और यहाँ तक कि अगर आप किसी तरह बिल्डिंग छोड़ने में कामयाब रहे तब भी एल्काट्रेस के एक आइलैंड होने का इशू रहेगा। जमीन पर तैरने के लिए एक माइल है और पानी जम रहा है। कुछ दिनों बाद यार्ड में लिटमस के साथ बातचीत करते हुए उसने बताया कि उसके ब्लॉक के टॉप पर वेंटिलेशन शाफ्ट है। ये केवल एक ही तरकीब होगी कि वहाँ का रास्ता खोजा जाए। लेकिन दोपहर अचानक एक बुरा मोड़ लेती है जब वुल्फ एक चाकू के साथ फ्रैंक के पीछे आता है जिसे वह डॉग की चेतावनी के कारण ठीक समय पर चकमा देने में कामयाब हो जाता है। दोनों आदमी झगड़े में पड़ जाते हैं। वुल्फ और फ्रैंक दोनों को एकांत कारावास में ले जाया जाता है। वार्डन को इस बात की परवाह नहीं है कि फ्रैंक ने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है या नहीं, क्योंकि बिटवा उसके लिए तो लड़ाई ही है। उन स्पेशल सेल्स को द होल के रूप में जाना जाता है क्योंकि आप वहाँ बिना किसी लाइट और ह्यूमन कांटेक्ट के फंस गए हैं। फ्रैंक की केवल एक ही मुलाकात एक गार्ड से होती है जो एक पाइप का इस्तेमाल करके उस पर ठंडे पानी का छिड़काव करता है और यह कहता है कि तुम बस अंदर ही सड़ते रहो। और फिर पानी के कारण सेल में बदबू आती है। फ्रैंक को कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि वुल्फ को लड़ाई शुरू करने और चाकू का इस्तेमाल करने के लिए लंबे समय तक होल में रखा गया। उस रात लिटमस का चूहा फ्रैंक के पास आया तो उसके लिए एक छोटा सा नोट लेकर आया जिसमें लिखा था वेलकम बैक ब्रो। कुछ हफ्ते बाद फ्रैंक अपने बगल के सेल में रखे गए एक नए कैदी चार्ली बर्ड से दोस्ती करता है जिसे वह यार्ड में मिलने पर अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। जबकि सभी कैदी बाहर है, वार्डन सेल्स के चारों ओर घूमता है और चेक करता है कि सब कुछ सही है
और फिर उसे डॉग की पेंटिंग्स का पता चलता है। पोर्ट्रेट शानदार और बहुत एक्यूरेट है, लेकिन पोर्ट्रेट के क्रूर होने के कारण वार्डन डॉग के पेंटिंग्स का विशेष अधिकार को हटा देता है। जब एक गार्ड पेंटिंग और कैनवस लेने के लिए आता है तो डॉग बहुत परेशान रह जाता है, क्योंकि केवल यह पेंटिंग ही है जो उसे खुश रखती है। नौकरी का विशेष अधिकार मिलने के बाद फ्रैंक एक कारपेंट्री टीम में शामिल होता है। जब वे काम कर रहे होते हैं तो वे देखता है कि डॉग ठीक नहीं दिख रहा है और वो गार्ड को चेतावनी देने की कोशिश भी करता है, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर करता है। जैसे ही उस पर डिप्रेशन चढ़ता है, डॉग कुल्हाड़ी मांगता है और इसका इस्तेमाल वो अपनी उंगलियों को काटने के लिए करता है, जो उसे ट्रांसफर कर देगा। एक गुलदाउदी के फूल को डॉग ने अपनी जेब में छोड़ दिया। फ्रैंक उंगलियों को इकट्ठा करता है और उन्हें गार्ड को देने के लिए एक बॉक्स में रखता है और अजीब रूप से उसकी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए कह रहा है। रात के खाने के दौरान वार्डन फ्रैंक से इस घटना के बारे में पूछने के लिए मिलता है और फ्रैंक इस बात पर इंसल्ट करके बुद्धिमान रूप से उसकी इनडायरेक्टली इंसल्ट करने का मौका लेता है कि कोई पेंटिंग से कैसे नाराज हो सकता है। उसी खाने के दौरान फ्रैंक को एक अच्छा सा सरप्राइज भी मिलता है। एंगलिन ब्रदर्स जॉन और क्लेरेंस को भी एल्काट्रेज में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसकी तरह वे भागने में बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि अब वे यहाँ है। एक बोरिंग दोपहर में फ्रैंक ने अपने सेल में एक चिंदी से कीड़े को दीवार पर ग्रिल के जरिए भागते हुए नोटिस किया, जो बहुत कमजोर कंक्रीट से घिरा हुआ है। इससे उसे एक आइडिया मिलता है। उसने जो नेल क्लिपर चुराया था उसका इस्तेमाल करके वह ग्रिल के चारों ओर कंक्रीट को दूर करने की कोशिश करता है और कुछ निकालने में सफल हो जाता है। पेशेंस के साथ इस बात की संभावना है कि वह इतना बड़ा छेद कर सकता है कि उसमें उसका पूरा शरीर जा सके। जब विजिटर्स डे आता है तो फ्रैंक के दो दोस्तों को बाहरी दुनिया से खबर मिलती है। इंग्लिश उसकी बेटी से बात करता है, जो उसे बताती है कि उसकी शादी हो रही है, और चार्ली उसकी वाइफ से बात करता है, जो उसे बताती है कि उसकी मम्मी के पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। मरने से पहले अपनी मम्मी को देखने के लिए बेताब है वो। डिनर के समय चार्ली फ्रैंक से कहता है कि अगर वह बचने का कोई रास्ता ढूंढ लेता है तो वह उसकी ज़रूर मदद करेगा। समुद्री हवा से कंक्रीट और ग्रिल मेटल कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए वह छेद खोदना समय की ही बात है। यह उन्हें यूटिलिटी कॉरिडोर में ले जा सकता है, जिससे वे छत के ऊपर जा सकते हैं और छेद को छुपा सकते हैं। जब वे इस पर काम कर रहे होते हैं तो वे नकली दीवार बनाने के लिए मैगजीन से एड्स को फाड़ लेंगे और उनमें से कार्डबोर्ड बना देंगे। वे तौलिए जैसी चीज़ों से भी छेद को सिक्योर कर सकते हैं। अपने मामले में फ्रैंक ने इस बहाने से उनको आदेश दिया कि वह जेल बैंड में शामिल हो रहा है, ताकि छेद को कवर करने में वो भी मदद कर सके। वे इस कार्डबोर्ड का इस्तेमाल डमी हेड्स को अपने बिस्तर पर छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह वे रात में बच सकते हैं, पर वे यह नहीं बता सकते कि वे सुबह तक भाग पाएंगे या नहीं। एंगलिन ब्रदर्स नाई की दुकान और कपड़ों की दुकान में काम करते थे, इसलिए उनमें से एक डमी के लिए बाल ढूंढ सकता है और दूसरा कुछ रेनकोट चुरा सकता है और सीमेंट से लाइफ राफ्ट बना सकता है, जिसका इस्तेमाल वह आइलैंड को पार करने के लिए कर सकते हैं। संभावना कम है, लेकिन हर कोई मदद करना एक्सेप्ट करता है। फ्रैंक अपने छेद पर और ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, जबकि चार्ली गार्डों पर नजर रखता है। लेकिन क्लिपर का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर ग्रिप नहीं है। तो अगले दिन खाने के समय वह अपने जूते का इस्तेमाल अपने चम्मच को गंदा करने के लिए करता है और फिर दूसरा चम्मच मांगता है, जबकि एंगलिन ब्रदर्स में से एक ने उसे डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए गार्ड से बातचीत की। फ्रैंक एक के बजाय 2 चम्मच ले लेता है और एक को अपने साथ सेल में वापस लाता है। बाद में जब इंग्लिश कुछ मैगजीन्स को देने के लिए आता है तो फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या सेल में मेटल को एक साथ वेल्ड करने का कोई तरीका है, और इंग्लिश वादा करता है कि वह उसे सिखाएगा। कई दिनों बाद लिटमस को 15 डेजर्ट देने के बदले में वो फ्रैंक को एक डाइम देता है। फ्रैंक इस डाइम का इस्तेमाल अपने सेल में कुछ वेल्डिंग के लिए करता है। वे ग्रिप बनाने के लिए चम्मच को तोड़ता है, फिर वो माचिस के गुच्छे को एक साथ जलाकर डाइम को पिघला देता है और बाद में चम्मच की ग्रिप को जोड़ देता है। अब उसके पास एक प्रॉपर टूल है जिससे वह तेजी से खुदाई कर सकता है। और चार्ली को भी थैंक यू, क्योंकि जब भी कोई गार्ड आता है तो वह हमेशा अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है ताकि वह पकड़ा न जाए। कई दिनों की खुदाई के बाद वह ग्रिल के चारों ओर के सभी कंक्रीट को हटाने में कामयाब हो जाता है,
लेकिन ये दीवार से जुड़ा हुआ है और इसे हाथ से निकालना नामुमकिन है। अगली बार जब वह कारपेंट्री शॉप पर काम करने जाता है तो वह एक कील बनाता है जो मदद कर सकती है। मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल से इसे इजीली ढूंढा जा सकता है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम भी रहेगी। लेकिन फ्रैंक के पास एक प्लान है। जब वे दुकान से बाहर निकलते हैं तो फ्रैंक अपने हाथों में कॉन्फिडेंस से कील लेकर गार्ड को यह कहकर डिटेक्टर को बंद कर देता है कि उसने इसे अपने कपड़े टांगने के लिए बनाया है। गार्ड उस पर विश्वास नहीं करता और फ्रैंक की जेब की जांच करने से पहले कील को ले लेता है, क्योंकि अब उसके पास वह कुछ भी नहीं है। वो उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और फ्रैंक सक्सेसफुली अपने सेल में लौटता है, लेकिन उसके जूते में दूसरी कील छिपी हुई है। इस कील का इस्तेमाल करके वह एंड में दीवार से ग्रिल निकालने में सफल हो जाता है और यह वह संकेत है कि अब उसे प्लान को प्रॉपर्ली चलाने की जरूरत है। अगले कुछ महीनों में चार्ली और एंगलिन ब्रदर्स भी खुदाई शुरू कर देते हैं। वे मैगजीन के पन्नों, पानी और खुदाई से मिलने वाली कंक्रीट डस्ट का इस्तेमाल करके कार्डबोर्ड डमी पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। चार्ली एक पेंटिंग सेट का ऑर्डर देता है और एक नई हॉबी बताने का नाटक करता है, लेकिन वो इस पेंट का इस्तेमाल डमी को कलर करने और ग्रिल की तरह दिखने वाले छेदों के लिए कार्डबोर्ड कवर बनाने के लिए करेगा। एक बार जब फ्रैंक की डमी बालों के साथ तैयार हो जाती है और उन बालों को एंगलिन ब्रदर्स ने नाई की दुकान से चुराया था, वे डमी को बिस्तर में रखता है और एंड में वो छेद में जाता है ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। उसे कुछ सीढ़ियां मिलती है जो उसे यूटिलिटी कॉरिडोर तक ले जाती है और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट मिल जाता है, लेकिन ये छत पर है और उसकी पहुंच से बहुत दूर है। इस बीच सेल एरिया में एक गार्ड चक्कर लगा रहा है। पहली बार जब वह चलता है तो उसे डमी द्वारा धोखा दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार उसे यह अजीब लगता है कि फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। जब वह अपना डंडा गिराता है तो उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे उसका सिर बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन जब तक वह सिर की जांच करने के लिए सेल के करीब आता है तब तक फ्रैंक बिस्तर पर वापस आ चुका होता है और वो डमी को भी बचा लेता है। अगले दिन वह अपने दोस्तों को बताता है कि उसने क्या देखा और उनकी प्रोग्रेस भी चेक करता है। बाद में उस रात फ्रैंक और जॉन यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं ताकि वे कपड़ों की दुकान से चुराए गए रेनकोट को छिपा दे और वेंटिलेशन शाफ्ट को चेक करे। अब जॉन उसे चढ़ने में मदद करता है। फिर फ्रैंक उसे पास से देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे खोलने के लिए उन्हें कुछ अलग औजारों की जरूरत होगी। वे दीवार पर बिजली के आउटलेट पर भी ध्यान देते हैं। अगली बार जब वे बैंड प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो फ्रैंक लिटमस को एक एक्सटेंशन कार्ड और एक ड्रिल दुकान से चुराने के लिए कहता है। वे एक ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसके लिए उसे जिंदगी भर के लिए होल में भेजा जा सकता है। फ्रैंक के हर डिजर्ट देने का वादा करने के बाद लिटमस एक्सेप्ट करता है। फ्रैंक एक छोटे से डेस्क फैन को भी चुरा लेता है, जिसे वह अपने अकॉर्डियन केस के अंदर चुपके से ले जाता है और वो गार्ड को अपनी बातों में उलझाकर चार्ली के केस को चेक करवा देता है और खुद बच जाता है। एक बार जब उनके पास सभी औजार आ जाते हैं तो वे डॉक से पेनलाइट चोरी करते हैं। फ्रैंक और जॉन काम के लिए यूटिलिटी कॉरिडोर में वापस जाते हैं। वे एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं। शाफ्ट छेद की रक्षा करने वाली सलाखों को तोड़ने के लिए जॉन दीवार को तोड़ देता है। फिर फ्रैंक अंदर चढ़ता है और लिटमस की टिप के साथ बनाई गई ड्रिल का इस्तेमाल करके उसे पंखे में मिलाता है। वह मेटल की प्लेटों पर स्क्रूज को हटा देता है जो पैसेजवे को कवर करता है। एल्काट्रेज में फ्रैंक के आने के बाद कई महीने बीत चुके हैं और ग्रुप आखिरकार भागने के लिए तैयार है। चार्ली परेशान है क्योंकि उसकी नकली ग्रिल टूटती रहती है, लेकिन जॉन कंफर्म करता है कि राफ्ट अगले ट्यूसडे को तैयार हो जाएगी। इसलिए फ्रैंक ने फैसला किया कि वे ट्यूसडे की रात को इस प्लान से गुजरेंगे। सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक गुलदाउदी के फूल को बाहर निकालता है और उसे पानी देने के लिए छोड़ देता है। लिटमस इसे देखकर खुशी से सरप्राइज्ड होता है क्योंकि यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसने और डॉक ने उन फूलों को एक साथ लगाया था, लेकिन वार्डन का पूरी तरह से एक अलग ही रिएक्शन है। गुलदाउदी का फूल उसे पेंटिंग्स की याद दिलाता है, इसलिए वे टेबल के पास आता है और उसे कुचल देता है, ये दावा करते हुए कि ये नियमों के विरुद्ध है। यह लिटमस को गुस्सा दिलाता है और वो उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कारण वह हार्ट अटैक से ऊपर वाले के पास निकल जाता है। इस सब के बाद वार्डन को फ्रैंक पर शक हो जाता है, इसलिए वह उसके सेल के जांच करने का आदेश देता है। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता।
और नकली ग्रिल उन्हें गुमराह करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वार्डन अभी भी परेशान है, इसलिए वह एक गार्ड को फ्रैंक को दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का आदेश देता है। जरूरी पेपर वर्क में 1-2 दिन लगेंगे, इसलिए ट्रांसफर ट्यूसडे को सुबह किया जाएगा। अगले दिन ग्रुप को पता चलता है कि वुल्फ को होल से वापस लाया गया है और वो कसम खाता है कि मौका मिलते ही वे फ्रैंक को मार डालेगा। इसलिए फ्रैंक ने फैसला किया कि वे ट्यूसडे की बजाय आज रात ही भागेंगे। वुल्फ उसे यार्ड में दोपहर के ब्रेक के समय उसे मजा चकाने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश उसे इंटरप्ट करता है और उसे अपनी गैंग से मिलवाने के लिए ले जाता है, जिसका मतलब है कि अब उसके कुछ भी करने की कोशिश करने पर वो उसकी पिटाई करेंगे। रात हो जाती है। एंड में ग्रुप के जाने का समय आता है। फ्रैंक और एंगलिन ने अपने डमी के साथ गार्ड को सक्सेसफुली पागल बना दिया और यूटिलिटी कॉरिडोर में आ गए, लेकिन चार्ली हिम्मत हार जाता है और राफ्ट और लिटमस के चूहे को वो अपने साथ लेकर वही रुक जाता है। अब इन तीनों का ग्रुप वेंटिलेशन शाफ्ट पर चढ़ जाता है और छत पर आ जाता है, जहां वे सावधानी से चारों ओर घूमते हैं। उन्हें चकमा देने के लिए सर्च लाइट्स के मूवमेंट पर नजर रखते हुए वे छत को पार करने में कामयाब होते हैं और बगल की दीवार के सामने एक पाइपलाइन को देखते हैं, जिसका इस्तेमाल वे नीचे जाने और यार्ड तक पहुंचने के लिए करते हैं, जहां वे एक बार फिर से सावधानी बरतते हैं और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। जब तक वे बॉर्डर लाइन तक नहीं पहुंचते तब तक लाइट को अवॉइड करते हैं। इस बीच चार्ली ने अपना मन बदल लिया और छेद के जरिए से चला गया, लेकिन जब वह वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचता है तो वह उस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके पास उसे ऊपर चढ़ाने के लिए उसके दोस्त नहीं है। इसलिए वह फ्रैंक और एंगलिन के छूटे हुए अवसर पर परेशान होते हुए रात बिताने के लिए अपने सेल में लौट आता है। फ्रैंक और एंगलिन के पास दोबारा आते हैं। वे तारों पर चढ़ जाते हैं और चोट लगने से बचने के लिए कैलकुलेट की गई छलांगों का इस्तेमाल करते हैं। और अब वे ऑफिशियली बिल्डिंग से बाहर है, इसलिए वे आसानी से आइलैंड के किनारे की ओर भागते हैं। वहाँ वे राफ्ट को फुलाते हैं और पानी में कूदते हैं। वे उससे चिपके रहते हैं और अपने पैरों का इस्तेमाल तैरने के लिए करते हैं। अगली सुबह गार्डों को पता चलता है कि वे चले गए हैं। जैसे ही वे उसकी सेल्स की जांच करते हैं, फिर जेल और पूरे आइलैंड की बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हो जाती है। उन्हें कुछ कैदियों के पर्सनल सामान तैरते हुए मिलते हैं, जिससे वार्डन विश्वास करता है कि वे डूब गए हैं, क्योंकि वे इन चीजों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक गार्ड बताता है कि ये सब एक धोखा हो सकता है, जिससे उन्हें लगे कि वे मर चुके हैं। वार्डन को एक चट्टान पर एक गुलदाउदी का फूल मिलता है, और क्योंकि ये फूल आइलैंड पर नहीं उगते हैं, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि फ्रैंक ने उसे एक मैसेज के रूप में वहां छोड़ दिया। उनकी डेड बॉडीज कभी नहीं मिली और एल्काट्रेस की जेल को 1 साल बाद बंद कर दिया गया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।